APIs होंगी मेरी, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल होंगे वो मैं इसके अंदर रख दूंगा। जूम, इससे मज़ीद ज़्यादा जूम हो नहीं सकता, नहीं तो मेरा सही चलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने किसी और की रिपोजिटरी क्लोन करी है, तो सबसे पहले एक आपको कमांड रन करना ज़रूरी है, वो है npm i। कौन सी है? npm i। npm i क्या करेगी कि इसके अंदर जितने भी लाइब्रेरीज और जितनी भी चीज़ें होंगी वो इंस्टॉल करके हमारे पास इसी प्रोजेक्ट के अंदर रख देगी। यहाँ पे मैं कमांड लिख देता हूँ npm i। जिसके बाद लैपटॉप से वो ओपन कर ले, भले करते रहे मेरे साथ, मैं नहीं कर रहा। एक दिन का पैकेज करवा लिया करें, थोड़ा बहुत यूज कर लें आप साथ। गैस, यहाँ पे गैस सही चल रहा है, वैसे मेरा सही चल रहा है, गैस सही है, गैस के यहाँ पे सिग्नल अच्छा आता है वैसे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये हो गई है npm i की कमांड है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था सैनिटी का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सैनिटी का एक प्रोजेक्ट बनाया था। अब मैं उसके अंदर एक मुझे चाहिए प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, मुझे एक चाहिए प्रोजेक्ट आईडी और मैं रख दूंगा इस प्रोजेक्ट आईडी के अंदर। ये किसके अंदर हूँ मैं, कोई बताएगा मुझे? सैनिटी माइग्रेशन के अंदर हूँ मैं, जो सर अली जवाद की रिपोजिटरी थी। अभी हम उससे हट गए, जो नेक्स्ट.js की बॉयलर प्लेट बनाई थी और इंस्टॉलेशन कर रहे थे सैनिटी का प्रोजेक्ट उसके अंदर। अभी हम आ गए हैं इसमें। अभी मैंने इसके अंदर कमांड जो है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहा हूँ मैं। जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वहाँ पर, वो उसकी यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी रख दी। और मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए API टोकन। क्या चाहिए? API टोकन जो है मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर यहाँ पर होता है API। ठीक है, ये आ गया API। API के अंदर है टोकन। ठीक है, टोकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना कुछ भी नाम रख सकता हूँ, टेस्टिंग। समझ ये एक वेरिएबल का किरदार अदा कर रहा है। टेस्टिंग और किस पर्पस के लिए चाहिए, तो मेरे को चाहिए डेवलपर पर्पस के लिए। ठीक है, ये कर दिया यहाँ पर सेव। अब इसने दे दी है टोकन एक जनरेट करके। ठीक है, टोकन मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और जो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है इसके अंदर रख दूँगा। यहाँ पर ये टोकन है, यहाँ से इसको डिलीट करूँगा और इसके अंदर रख देता हूँ मैं टोकन में। यहाँ तक किसी को मुश्किल? किसको समझ आ गया? ठीक है, दोबारा से देखते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक सैनिटी पे जाके हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को हमने कोई भी नाम दे दिया और हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम गए सर अली जवाद की हमने रेपोजिटरी पे गए और वहाँ से हमने जो है सर अली जवाद का जो माइग्रेशन वाला जो प्रोजेक्ट था वो हमने उसको क्लोन किया। और उसके बाद हम आए सैनिटी स्टूडियो के ऊपर वापस, और हमने वहाँ से आके प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट का जो टोकन था वो हमने वहाँ से कॉपी किया और सैनिटी माइग्रेशन वाले जो हमारा क्लाइंट है उसके अंदर ले आके हमने वो दोनों चीज़ें पेस्ट कर दी। ठीक है, किसी का कोई सवाल? वो अभी हम देखेंगे ना क्या करेंगे उसका। जी, एक एक करके हाँ, env फाइल में रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि env फाइल के अंदर जो है ना वो कुछ इस सिस्टम का इशू था, वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, मेरे पास मेरे सिस्टम पे env फाइल से ही रीड कर रहा है, लेकिन इसके ये वाले सिस्टम के ऊपर रीड नहीं कर रहा था। अभी हमने env फाइल में नहीं रखा अभी फिलहाल।
लेकिन जब आप लोग करेंगे तो उसको ENV फाइल में लाजमी रखेंगे। अगर आपने उसको इस तरह हार्ड कोड कर दिया तो आपका वो टोकन या प्रोजेक्ट आईडी पब्लिक हो जाएगा, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, सर ये रिपीट कर दें। वो क्लास आखिर में बता देंगे, अभी कंटेंट से हटके है ना वो चीज़। सर ENV वाला बताइए। टोकन दोबारा लगा के बता, टोकन मिटा दिए सारा टोकन हटा दो। सर ENV की फाइल का दोबारा ENV का फायदा, ENV की फाइल रिपीट कर दें जो आपने बताया। ENV की फाइल रिपीट करो, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, मुझे कुछ अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर सेट करने थे, क्योंकि मुझे ENV के अंदर रखना था वैसे तो, लेकिन अभी जो है मेरे पास ENV की फाइल जो है वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है ये प्रोजेक्ट। तो मैं क्या कर लेता हूँ, हार्ड कोडेड वैल्यूज इसी के अंदर पुट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए प्रोजेक्ट आईडी। प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से मिलेगी आपको, जो मैंने सैनिटी की वेबसाइट के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया था, किसके नाम से बनाया था, हैकाथॉन के नाम से, ठीक है। वहीं पर जाके यहाँ पर सबसे टॉप पे आ रही होती है प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करूँगा और वहाँ पे कर दूँगा, इसको डिलीट करके पेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरी चीज़ चाहिए मुझे टोकन। टोकन मैंने कहाँ से कैसे किया, मैं आया यहाँ पर API के अंदर, ये रहा API, ठीक है। API के अंदर टोकन पे आने के बाद यहाँ पे एक मैंने टोकन जो है क्रिएट किया है, उसका एक नाम रखा टोकन का टेस्टिंग, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने वो बोला था आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, तो मैंने सिलेक्ट किया डेवलपर पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक किया और ये मेरे पास टोकन एक जनरेट करके आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं अब टोकन भी इसको सेट कर देता हूँ, ये करते हैं टोकन सेट, ठीक है। अब इसके बाद जो है मेरे को कुछ कमांड्स रन करनी है। अब मैं देखता हूँ, पहले तो मेरा सैनिटी प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक तो इंस्टॉल हो गया। अब इस कमांड इसको रन करके भी देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को, npm अभी मैंने जो है लोकल सर्वर अप कर दिया अपना। अब फिर से अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं वापस से। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अगर ये मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो कर रहा हूँ, अगर आप देखें ये डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ सर अमीन ने पहले भी शेयर कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर क्या कहा था, इसने कहा था आप गिट क्लोन कर लें, गिट क्लोन किया हमने। जो है रिपोजिटरी आएगी इंस्टॉल होके मेरे पास, उस पर जो है कुछ वेरिएबल्स बना लें। ये 3 वेरिएबल्स बनाने थे। ये एक वेरिएबल डेटा सेट का मैंने हार्ड कोडेड पहले से ही मौजूद था, तो मैंने इसका नहीं बनाया। यहाँ पे कह रहा है प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से चाहिए, ये प्रोजेक्ट आईडी मिल जाएगी आपको यहाँ से। और फिर क्या है, यहाँ पर कमांड रन करनी है ये वाली, वो कमांड अभी हम रन करते हैं। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये कमांड रन कर दूँ। ये कमांड क्या करेगी, स्कीमा बनाएगी इसके अंदर, सैनिटी में अंदर जो हमने बॉयलर प्लेट बनाई थी उसी के अंदर ये स्कीमा बनाना है आपने। यहाँ से मैंने किया कॉपी और इसके अंदर आ गया। ये किसके अंदर बनानी है आपको, सैनिटी के अंदर। सैनिटी के अंदर स्कीमा टाइप के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ प्रोडक्ट के नाम से। और जो मैंने वहाँ से स्कीमा कॉपी किया था मैं यहीं पर ही कर दूंगा उसको पेस्ट। और यहाँ पे एक इसको वेरिएबल के अंदर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का सवाल? ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्कीमा बना लिया है। स्कीमा के बाद मुझे इंपोर्ट भी करवानी है उसको।
अपने सैनिटी के डैशबोर्ड के अंदर। तो मैं आऊँगा इंडेक्स में, फाइल में, इंडेक्स के फाइल में आने के बाद जो मैंने उस फाइल का नाम रखा था प्रोडक्ट का, उसको करा लूँगा इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक करा लिया मैंने इंपोर्ट। अब मैं यहाँ पे आगे चेक करता हूँ लोकल सर्वर में क्या वो मेरा अब हो चुका है डैशबोर्ड। लोकल सर्वर स्टूडियो, यहाँ तक मैंने क्या किया है, लोकल सर्वर, अपना लोकल सर्वर अप किया, स्कीमा बनाया था वहाँ पे और पाथ दे दिया स्टूडियो में। अब यहाँ पे जो है स्कीमा बना हुआ आ जाएगा, लेकिन हम जो है उसके अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे अपना डेटा। क्या होगा, जब मैं दूसरी एक और सर अली जवाद की रिपोजिटरी इंस्टॉल करी थी, वहाँ से कुछ कमांड रन करूँगा और जब पेज यहाँ पर रन करूँगा तो वो कमांड क्या करेगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डेटा इसके अंदर पुट होता रहेगा। वाला प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए हम जो है अपना प्रोडक्ट्स को डायनेमिकली सैनिटी के अंदर इंपोर्ट करवाएंगे या माइग्रेट करवाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भी जब हमने सैनिटी का प्रोजेक्ट बनाया तो उसके अंदर पहले से ही उसने सेट किए हुए थे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यानी कि प्रोजेक्ट आईडी है, टोकन्स वगैरह, वो सारी चीज़। ठीक है, तो वो उसने हमें जो पहले से सेट करके दिए थे वो उस प्रोजेक्ट के लिए करके दिए थे जो जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमने सैनिटी को हमने इंस्टॉल करवाया। नेक्स्ट जेएस के बॉयलर प्लेट के अंदर हमने सैनिटी को इंस्टॉल करवाया, क्रिएट करवाया डैशबोर्ड, तो वो उस प्रोजेक्ट के लिए उसने सारा कुछ क्रिएट करके दिया था। लेकिन जो माइग्रेशन वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए हम फेक एपीआई के ज़रिए हम जो डेटा उसमें पॉपुलेट करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे, उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली उस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट आईडी और टोकन को हमने उसको रिप्लेस कर दिया या उसमें ऐड करवा दिया। ठीक है, किसी का और कोई सवाल? ठीक है। अच्छा, ये स्टेप्स करवाने का मकसद ये है कि आपका जब हैकाथॉन करेंगे तो आपका कम से कम टाइम लगे। अगर ये आप स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको हार्ड कोडेड डेटा पुट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको 1 या 2 घंटे लग सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ तक पिछली क्लास में भी कवर किया था कि क्या किया था, एक डैशबोर्ड बना लिया था और इसके बाद स्कीमा बनाया था, फिर हम अपनी जो है इंसर्ट कर रहे थे चीज़। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम वापस से अपने जो रिपोजिटरी क्लोन करी थी। अब मैं यहाँ पे 2 कमांड रन करूँगा, एक है TSC, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट सबने पढ़ी थी। ठीक है, TSC क्या करती है, कंपाइल करती है किस चीज़ को, टाइपस्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में। हो रही है, दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं तो मिक्स ही दोनों इस वजह से कवर करवा रहा हूँ ताकि हमारा जो पाथ है वो क्लियर है क्या हो रहा है कमांड से। अच्छा, एक जो कर रहा हूँ मैंने पहले क्या करा, बॉयलर प्लेट बनाई है और प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया है सैनिटी के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है सैनिटी के, जो पिछली क्लास में भी हम कर रहे थे। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक जो है रिपोजिटरी क्लोन करी, वो कौन सी थी, वो थी सर अली जवाद की रिपोजिटरी। उसको क्लोन किया, उसके क्लोन करने के बाद उसकी फाइल में एक थी सैनिटी क्लाइंट के नाम से। सैनिटी क्लाइंट के अंदर आने के बाद ये कह रहा है कि आपको 2-3 चीज़ें चाहिए। वो 2 चीज़ें क्या है, एक है प्रोजेक्ट आईडी और एक है टोकन। प्रोजेक्ट आईडी मैं कहाँ से ले रहा था, वो एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने सैनिटी का प्रोजेक्ट बनाया था हैकाथॉन के नाम से। यहाँ से चाहिए मुझे प्रोजेक्ट आईडी, जो कि मैंने यहाँ से कॉपी करी और वहाँ पे कर दी पेस्ट, यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पे पेस्ट कर दी। और दूसरी चीज़ चाहिए थी मुझे टोकन मैंने कहाँ से लिए, एपीआई में आया। एपीआई में आने के बाद यहाँ पर टोकन पे आया, टोकन पे आने के बाद यहाँ पे एक मैंने टोकन जनरेट कर लिया। टोकन जनरेट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, अब तो रिवीजन नहीं करानी।
ये ENV की फाइल में नहीं हो रही है सर, मेरे अभी जो है सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है ENV की फाइल। आप भले ENV के फाइल में कर लें, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसका नाम भी रखना पड़ेगा ENV फाइल में, और फिर मैं दिखा भी देता हूँ। आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ENV की फाइल में भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी हार्ड कोडेड रख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, जैसे ENV फाइल का बता रहा हूँ ये मैं। ENV फाइल में आप ये रखेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, जो भी वैल्यू होगी। जो प्रोजेक्ट आईडी है आप इस तरीके से रख देंगे और ये खुद ही उठा लेगा ENV फाइल्स में से। दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं जो है इस तरीके से हार्ड कोडेड दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने एक कमांड रन कर रहा हूँ TSC क्या करेगी, जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल कर देगी। तो ये मैं कमांड रन कर लेता हूँ और अब ये कमांड चल गई। अब मैं दूसरी कमांड रन करूँगा, वो है node import data.js। कौन सी रन करनी है मेरे को? node import data.js, ये वाली कमांड रन करनी है। ये वाली कमांड क्या करेगी, node import data.js, इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट एंटिटीज लेकर आएगी। अब मैं रन करके और आपको दिखाता हूँ। सर ENV की फाइल गिटहब पे पुश नहीं करते? ENV की फाइल कैसे बनानी है? पुश गिटहब पे पुश नहीं करेंगे? नहीं, तो वो तो बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। ये देखिए ये इंसर्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब ये कमांड चल गई है मेरे पास। ये देखिए टिक टिक आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट, थोड़ा टाइम लगेगा ये इंसर्ट होने में। तब तक मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ तक अगर किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। चाहिए 2 मिनट का ब्रेक है, अपने साथ वालों को समझाइए। प्रोजेक्ट जो है ना बेसिकली एक समझ लें आपके लिए टूल किट है। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो सर अली जवाद ने आपके लिए बना के रखा है, जिसका काम ये है कि आपने जो मॉक API का डेटा जो है उसको आपने किस तरह आपने उसको इंसर्ट कराना है सैनिटी के अंदर। ठीक है, अब सैनिटी माइग्रेशन प्रोजेक्ट क्या करेगा, आपके API को फैच करेगा। ठीक है, और उसके बाद फैच करने के बाद उसके अंदर जितनी भी उसके रिस्पॉन्सेज आएंगे ना, उसको 1 बाय 1 आइटरेट करते हुए वो आपके सैनिटी के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर उसको पुश कर देगा या उसके अंदर अपलोड कर देगा। ठीक है, तो इस बात से आप कंफ्यूज नहीं हो कि भाई ये क्या है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा है
तो ये बहुत ही एक जो है वो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। नहीं, माइग्रेशन प्रोजेक्ट ये रहेगा, उसके अंदर चेंज क्या करना है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप खुद से करने जाए ना, अगर आपको हम ये माइग्रेशन टूल किट ना दें, ये सॉफ्टवेयर आपको हम नहीं देते, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भी फॉर एग्जांपल आपका जो टेम्पलेट है उसके अंदर 50 प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, सारी एंटिटीज हैं, तो आपको मैनुअली इंसर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। 50 के 50 प्रोडक्ट्स, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम लगेगा। अगर 24 आवर्स का आपका हैकाथॉन है तो आपको जो है वो 2 से 3 घंटे, या जो थोड़े बच्चे स्लो हैं, एवरेज हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है हार्ड कोडेड वैल्यू टाइप करने में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या टूल किट दिया हुआ है, या सर अली जवाद ने हमारे लिए आसानी करी है, एक माइग्रेशन बना दी है, ठीक है। एक छोटा सा कोड लिख दिए, सॉफ्टवेयर बना दिए, जिसके ज़रिए हम API को हम फैच करवा रहे हैं, और जो भी API का रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम जो है सैनिटी के अंदर अपलोड कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, भी हमें चेंज कहाँ करना है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई API दी जाए, हमें प्रोजेक्ट की API दी जाएगी, जब हम हैकाथॉन पे जाएंगे तो हर टेम्पलेट की हमें जो है वो एक फेक API हमें गिवन होगी। तो फेक API को हमने रखना क्या है, ये तो हमारे पास इसमें तो पहले से लगा हुआ, आप बोले भी ये तो आपने स्टैटिक डेटा है, आपने पुश करा के बता दिया, हम क्या करें। अगर आप ये चलाएंगे तो वही चीज़ इंपोर्ट होगी उसके अंदर जो हमारे पास हो रही है, लेकिन वो आपका प्रोजेक्ट का पार्ट तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम आएंगे अपने उसी माइग्रेशन वाले प्रोजेक्ट के अंदर, बोला भाई, और माइग्रेशन वाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास import.ts की फाइल है, import data.ts, ठीक है। अब आप इस फाइल को स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना एक इंपोर्ट डेटा का फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सियोस का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं API को गेट करने के लिए, या उसको हम फैच करवा रहे हैं। एक्सियोस क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है। वो आपको जो है APIs फैच करवा के आपको उसको रिस्पॉन्स देती है। ये बैकएंड के ऊपर खुद ही जो है प्रोमिसेस वगैरह को हैंडल करती है, जो भी फुलफिल है, रिजेक्टेड है, पेंडिंग स्टेट है, ये खुद हैंडल करती है, हमें हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम फैच चलाते हैं तो हमें ट्राई कैच चलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये आसानी है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक्सियोस.get के बाद हमारे पास जो फेक API का जो URL सर अमीन हमें प्रोवाइड करेंगे ना, वो हम जस्ट यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और हम उसको माइग्रेशन रन करवा देंगे, ठीक है। हो सकता है API में जो है ना आपको थोड़ी सी इस कोड के अंदर आपको हो सकता है अपनी API से थोड़ा सा चेंज करना पड़े कोड, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा जो है वो आपको करना पड़ेगा, तो सिर्फ ये पार्ट चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके प्रोजेक्ट के साथ वो नहीं चले, ठीक है, आप कहते हैं कि भी आपने फेक API बनाई और वो नहीं चल रही, प्रोडक्ट्स नहीं जा रहे, कोई एरर आ रहा है, तो आपको डिबग करना पड़ेगा। तो इस डिबगिंग के लिए ही आपको हमने प्रैक्टिस हैकाथॉन पहले से बता दिया है कि आप उसको पहले से प्रैक्टिस करें, एक मॉक API बनाएं, खुद से जनरेट करें और उसको आप प्रैक्टिस करें किस तरह आप जो है इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है हैकाथॉन वाले दिन आपको आसानी रहेगी, ठीक है। बात क्लियर है? एक्सियोस करनी है। एक है, सबसे पहले जब आप क्लोन कर लेंगे npm-i, सबसे पहली कमांड है npm-i, जो भी आपके इसके अंदर पैकेजेस इंस्टॉल होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। दूसरी कमांड रन करनी है tsc। tsc क्या करेगी कि जो भी आपकी ts की फाइल होगी वो कंपाइल कर लेगी JS के अंदर। तीसरी आपको कमांड रन करनी है node import data.js, जो आपके यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मैं शेयर कर दूंगा। ये वाली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तीनों स्टेप्स लिखे गए इसमें। ये वाली कमांड है, tsc रन कर रहे थे, ये वाली इससे पहले जो हम कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें लिखी गई इसमें। यहाँ तक क्लियर है?
आपको जो है ना सबसे पहले जो आप डेटा इंपोर्ट करवाएंगे ना सैनिटी में, उससे पहले आपको स्कीमा बनाना पड़ेगा सैनिटी में। तो स्कीमा आपको जो है अपने मॉक एपीआई को देखते हुए आपने बनाना है। तो मॉक एपीआई को आप सबसे पहले पोस्टमैन के अंदर उसको रन करोगे, ठीक है। जो भी उसका रिस्पांस आएगा उस हिसाब से उस रिस्पांस को देखते हुए फिर आप जो है स्कीमा डिज़ाइन करोगे उस पर्टिकुलर मॉक एपीआई का। फिर उसके बाद डेटा इंपोर्ट होगा। हाँ, तो आपको मॉक एपीआई के अंदर जो आपने सिर्फ आपको एक ही एपीआई दी जाएगी, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स की होगी। हर टेम्पलेट के हिसाब से जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसकी एपीआई आपको गिवन होगी, ठीक है। सेल तो वो जब कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा, जब वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो फिर सेल ऑर्डर क्रिएट होगा ना। सेल तो उस वक्त होगी ना जब आपके पास से प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होगी, चेकआउट होगा, ठीक है। इन्वेंट्री इंक्रीज या डिक्रीज भी उसी वक्त होगी, ठीक है। सैनिटी से हम क्या फंक्शनैलिटी ले रहे हैं, हम सैनिटी से सिर्फ डेटा को डायनेमिकली इंपोर्ट करवा रहे हैं या रेंडर करवा रहे हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो हमें एपीआई गिवन होगी उससे प्रोडक्ट्स की होगी। आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे, एपीआई की सूरत में आपने उसको माइग्रेशन रन करवा के सैनिटी पे लेकर आना है, और बाकी आगे का जो बिजनेस लॉजिक है वो आपने अपने उत्पाद से खुद से इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, तो आगे की बिजनेस लॉजिक्स भी तो बनानी है ना। हैकाथॉन 24 आवर्स का है या 48 का है वो तो भी मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रीवियस 24 आवर्स का था तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पास 24 आवर्स हैं। अगर आपने 10 मिनट के अंदर डेटा इंपोर्ट करवा लिया तो बाकी के आगे की जो बिजनेस लॉजिक्स हैं, ऐड टू कार्ट हो रहा है, स्टेट मैनेज हो रही है, ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी तो आपको करनी है। तो आपको बनाना पड़ेगा जी आप पूछे। सर आप बता दें नहीं, फेक एपीआई जब आप उसको रन करेंगे ना तो आपसे ऑथेंटिकेशन थोड़ी मांगेगा। देखिए, फेक स्टोर एपीआई जो होती है ना, जो फेक एपीआई होती हैं उनको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं मांगेगा सर आगे का काम बताएं। वो उन एपीआई की ऑथेंटिकेशन मांगता है जो डेवलपर्स ने पहले से बना के रखी है, उसमें उन्होंने ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। जो हमारे पास फेक एपीआई होती है ना उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं लगी हुई होती, ठीक है। तो आप बस उसको हिट करेंगे ना वो आपको रिस्पांस जनरेट कर के दे देगा। जैसे हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर था, सिंपल बुक एपीआई थी, आप उसको सिंपल रन करें, पोस्टमैन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, वापस से अगर मैं अपने गिटहब पे पुश करूं तो एक रीडमी की प्रॉपर फाइल बना लूं ताकि आपको समझ आ जाए, जिसको मुश्किल होगी थोड़ी पढ़ने में। तो अब मैंने वो जो माइग्रेट की कमांड रन करी थी नोड वाली, अब उसने क्या किया है, इसके अंदर तमाम एंटिटीज़ आ गई है, तमाम आइटम्स आ गए हैं। इसके अंदर टोटल आइटम्स है 20, ठीक है। 20 आइटम्स हैं, हर एक के अंदर प्रोडक्ट नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट की प्राइस है, डिस्काउंट परसेंटेज है और विदाउट डिस्काउंट है, रेटिंग काउंट, टैग, साइज, प्रोडक्ट इमेज, सही है। तमाम चीज़ें ये दे रहा है। अब क्या करना है, सिर्फ आपको जब सर अमीन देंगे तो आपको माइग्रेट कर लेना डेटा, और फिर जो है आप अपनी क्लाइंट वाली क्यूरी चलाएंगे। जैसे डेटा फ्रंट एंड पे मंगवा रहे थे वही ग्रुप की क्यूरी के ज़रिए आप यहाँ पे मंगवाएंगे, ठीक है। यही वाला या दूसरा जो भी मिले आपको इसी तरीके से माइग्रेट होगा। माइग्रेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ग्रुप क्यूरी का यूज़ करके फ्रंट एंड पे डेटा आप मंगवा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, क्लोज कर देते हैं। हम जाते हैं पिछले वाले प्रोजेक्ट पे जो हमने पिछली क्लास में करा था, ताकि आपको समझने में आसानी हो न्यू टॉपिक। दूसरा हमारा टॉपिक है डायनेमिक राउटिंग। अभी हम एक जो हमने पिछली क्लास में प्रोजेक्ट किया था वही वाला मैं प्रोजेक्ट चला रहा हूँ, ताकि आपको समझ भी आ जाए, क्योंकि वो हमारे पास 20 डेटा आ रहे थे, तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगी 20 डेटा के साथ, हेजिटेशन होगी। तो ये वाला जो काम था पिछली क्लास में किया था, हमने एक इमेज बनाई थी, इमेज की फील्ड प्राइस की फील्ड रखी थी और एक प्राइस रखी थी, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे फैच करवा दिया था पिछली क्लास में। अब पिछली क्लास में हमने एक क्यूरी का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है ग्रोक। ग्रोक क्यूरी की मदद से हमने अपना डेटा फैच किया था। वो क्यूरी ये है। इस क्यूरी का मकसद ये है कि ये जो है जो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट का नाम प्रोडक्ट होगा वही डॉक्यूमेंट मेरे पास लेकर आएगा, और तमाम जो उसकी एक एक फील्ड होगी, उसकी एक एक चीज़ होगी, वो तमाम लेकर आ जाएगा। क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। मुझे चाहिए सिर्फ 4 चीज़ें। वो क्या हैं? आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और एक इमेज का यूआरएल। तो मैंने क्या किया, मेरे को 4 चीज़ें चाहिए थी, मैंने इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये 4 चीज़ें फैच करके मंगवा ली, ठीक है। उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे पास 3 आइटम्स, तो मैंने 3 आइटम्स के लिए क्या किया, मैप चलाया। हमने पढ़ा था एरे के अंदर मैप होता है, जो कि क्या करता है, जो भी हमारे एरे फॉर्म में डेटा आता है तो उसको मैप के ज़रिए मंगवा लेते हैं। तो मैप क्या करेगा, एक एक करके आइटम वो चलाएगा, जितने भी आपके आइटम्स होंगे। इसी तरीके से आप जो वो हमने पिछला काम किया 20 डेटा जो आ रहा था, उसको भी आप इसी तरीके से फैच करके ये मैप चलाएंगे तो आपके पास डेटा आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं डायनेमिक राउटिंग। उससे पहले हमने पढ़ा था कि एक राउटिंग होता है कॉन्सेप्ट, जो क्या करता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हमें किरदार अदा करता है राउटिंग का, जिस तरीके से हम देख भी लेते हैं। ये है राउटिंग। क्या करता है, अब ये है हमारा होम पेज, जो कि कहलाता है लैंडिंग पेज भी कहलाता है वेबसाइट के अंदर। ये लैंडिंग पेज आ गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक पेज से दूसरे पेज नेविगेट करूँ, तो वो कहलाता है राउटिंग। क्या कहलाता है? ये देखिए, मैं चला गया हूँ एक पेज से दूसरे पेज के अंदर, ठीक है। मेल, फीमेल, किड्स और ऑल प्रोडक्ट्स, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट राउटिंग का। लेकिन ये तो हमारे पास 4 पेजेस है, तो मैंने क्या किया, 4 पेजेस करके एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर पेज की फाइल रख दी और राउट बन गया, क्योंकि 4 3 से। लेकिन जब हम कोई प्रोडक्ट्स हमारे पास बेशुमार होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या मैं 100 प्रोडक्ट्स का डिटेल पेज बनाऊंगा? अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मेरे पास डिटेल पेज एक अलग से ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये तो मेरे पास 3-4 प्रोडक्ट होंगी तो मैं कर लूँगा राउटिंग एक एक फोल्डर का नाम देके। लेकिन कल को मेरे पास 20 या 50 होंगी, तो क्या मैं 50 फोल्डर्स बनाऊंगा उसके अंदर नेक्स्ट.जेएस के अंदर, और हर एक का एक प्रॉपर नाम दूंगा? ऐसा तो नहीं करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एक फोल्डर रखूँ और हर फोल्डर के आगे जो है पाथ उसका डिफाइन होके सिर्फ स्पेसिफिक पाथ मेरे वो जो पेज है वो लेकर आए। तो ये कहलाता है डायनेमिक राउटिंग। क्या कहलाता है? तो इसके लिए हम एक प्रॉपर राउट बनाएंगे। ये था इसका एक जो मेन यूआरएल है वो ये है। इसके आगे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के आगे जो है एक स्लग रखा गया, ताकि एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो। तो हम चाह रहे हैं कि हमने 3 चीज़ें डिफाइन करी थी, फील्ड्स बनाई थी सैनिटी के अंदर, एक इमेज, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की प्राइस। तो मैं चाह रहा हूँ एक और रख दूँ जो कि स्लग हो, जो हर एक प्रोडक्ट का एक
यूनिक पाथ हो उसका, क्या हो, यूनिक पाथ। तो मैं एक फीड बना लेता हूँ। आप यहाँ पे आए ब्राउज़र पे सैनिटी स्लग। सैनिटी स्लग के अंदर पहला जो यूआरएल आ रहा है इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद स्क्रॉल अप करके थोड़ा ये आ गया स्लग। आप इसको यहाँ से कर लें कॉपी। और जो हमने स्कीमा बनाया था पिछली क्लास में, ये बनाया था इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर 3 फील्ड्स बनाई थी। फील्ड्स में आप यहाँ पे एक स्लग डिफाइन करते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब ये स्लग क्या कर रहा है, मैंने क्या करा है, इसका टाइटल नाम रख दिया स्लग, जो कि आपको पता होगा। जो मेरे यूआई पे स्लग नाम लिखा हुआ आएगा। और जब मैं स्लग को फैच करूँगा तो मैं इसके नाम से सेव फैच करूँगा। और इसकी टाइप भी मैंने क्या रख दी, स्लग। यहाँ तक क्लियर है? मैं रिपीट कर देता हूँ। किया जाता है डायनेमिक राउटिंग इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, तो हम एक ही पेज बनाएं और उसको डायनेमिक कर दें। जब भी उस पर किसी भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका स्पेसिफिक स्लग के अंदर वो ओपन होगा डिटेल। अब यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो 4 आ रही हैं, तो 4 मैंने एक अलग पेजेस बना लिए फीमेल के नाम से, मेल, किड्स और ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 4 पेजेस तो मैं आराम से डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन कल को मेरी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फॉर एग्जांपल इसी में आ जाते हैं, तो ये तकरीबन 9 प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं 9 प्रोडक्ट्स के अलग से फोल्डर नहीं बनाऊंगा, मैं क्या कर दूँगा, एक ही फोल्डर बनाऊंगा और उसको डायनेमिक कर दूंगा स्लग से। जब हम डेटा फैच करेंगे तो स्लग से करेंगे, जो लिंक आएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल ये है एक प्रोडक्ट, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास उसने एक स्लग रख लिया। स्लग से वो क्या किया, उसने इंपोर्ट किया, ये है स्लग। अब एक स्लग हम एंटिटी बना भी लेते हैं अपने सैनिटी के अंदर। तो मैंने क्या करा, सैनिटी स्लग लिखा, तो ये मेरे पास पहला ही ऊपर ओपन हो जाता है यूआरएल। इसको स्क्रॉल अप करेंगे, थोड़ा बहुत स्क्रॉल अप करने के बाद ये आ जाती है आपके पास एक स्लग फील्ड बना लेना। इसकी एक फील्ड यहाँ से कॉपी करी और यहाँ पे मैंने क्या करा, पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर 4 चीज़ें आ रही हैं। एक आ रहा है टाइटल, नेम, टाइप और ऑप्शन। टाइटल जो है वो इस वजह से रखते हैं, जो आपको यूआई में शो करना है वही टाइटल आए। और आपको टाइटल ये बताएगा कि आपको इसके अंदर ये चीज़ रखनी है। जैसे प्रोडक्ट नेम है तो प्रोडक्ट नेम टाइटल यूआई में दिखाता है कि आपको इसके अंदर प्रोडक्ट नेम ही रखना है, ना कि आपको प्राइस रखनी है। ठीक है, फिर है नेम और एक है टाइप और एक आता है ऑप्शन। ये ऑप्शन मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और मैं इस पर नेविगेट कर लेता हूँ डैशबोर्ड में। वो टाइप का एरर आ रहा है। अच्छा, कुछ सवाल है तो कोई पूछ सकता है। हमने सिंपली क्या किया है, एक सिंटैक्स या फॉर्मेट हमने वहाँ से कॉपी किया, खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ तो आप याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपने कहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। और फिर गूगल से आप सर्च करें, आपको डॉक्यूमेंटेशन से सर्च करें, आपको चीज़ मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्लग जो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो आपके प्रोडक्ट को यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर मैं आईडी के थ्रू भी कर सकता हूँ, मैं डायनेमिक राउटिंग आईडी के थ्रू भी कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत अजीब लगेगा। यूआरएल क्या हो जाएगा कि भी प्रोडक्ट स्लैश और अजीब से हेक्साडेसिमल नंबर्स आ रहे होंगे बहुत लंबे चौड़े। ठीक है, तो ये चीज़ बुरी लगती है, एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, स्लग हम इस्तेमाल करते हैं। स्लग क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेदर जैकेट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लेदर जैकेट को, क्योंकि 2 वर्ड्स हैं,
उनको लोअर केस में कन्वर्ट करके बीच में आइफन लगा देगा, तो लेदर डैश जैकेट आ जाएगा। तो ये आपका स्लग बन गया। अब आपके प्रोडक्ट को अगर मैं सर्च करूँगा लेदर डैश जैकेट करूँगा तो मेरे को वो लेदर जैकेट की प्रोडक्ट व्यू हो जाएगी। अभी क्लियर है? यही चीज़ मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अभी तक क्या किया है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही थी फील्ड, सही है। ऑप्शन के अंदर आ रहा है एक ऑब्जेक्ट में सबसे पहले आ रहा है टाइटल। क्या आ रहा है? टाइटल के अंदर ये टाइटल लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ कि मैं अपना एक टाइटल दूँ जो कि ये है। अब ये क्यों दिया मैंने? सर ये स्क्रीन नहीं चल रही है। ठीक है, स्लग के नाम से फील्ड बना ली थी और एक उसको सोर्स दे दिया था मैंने। सोर्स क्या दिया था इसको? प्रोडक्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नेम दिया था ताकि जो है इसकी बेस पे जो है मेरा स्लग जनरेट हो। किसकी बेस पे? प्रोडक्ट नेम की बेस पे स्लग मेरा जनरेट हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास एक स्लग जनरेट करके दे देगा। क्या जनरेट कर देगा? स्लग देखें अगर इसको, तो स्लग ने क्या करा? फ्लेक्स स्वीट 20 नाम आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने सोर्स लिया था प्रोडक्ट नेम का। अब इसने क्या किया कि जो पहला लेटर था मेरा वो कैपिटल था, तो एक इसने कर दिया स्मॉल, और जो स्पेस आ रही थी स्पेस की जगह उससे लगा दिया डैश। डैश लगा दिया और इसने एक स्लग जनरेट करके दे दिया। और एक बात का आप लाजमी ख्याल रखिएगा, जब भी कभी भी आप इसमें चेंजेस करें तो इसको पब्लिश लाजमी करें। पब्लिश कर दिया। अब मैं दूसरी आइटम पे आता हूँ, यहाँ पे भी एक जनरेट करवा के और मैं पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे पब्लिश पहले से और यहाँ पे भी, तो ये मेरे 3 स्लग जो हैं वो बन चुके हैं। अच्छा, अभी जो हमने फील्ड बनाई थी स्लग की, हमने उसमें देखा कि भी फील्ड तो ऐड हो गई, लेकिन जब हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर गए और स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट किया तो वहाँ पे स्लग नहीं आ रहा था। वहाँ पे हमें क्या ऑप्शन दे रहा था? जनरेट का। ठीक है, तो जब आप मैनुअली डेटा इंसर्ट करवाएंगे सैनिटी के अंदर तो आप हमेशा आपके प्रोडक्ट नेम के हिसाब से जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली खुद से नहीं होगा, आपको जनरेट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। वरना काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये समझ लें कि भाई मैंने स्लग की फील्ड तो ऐड कर दी, स्लग ऑटोमेटिकली सैनिटी ने जनरेट कर दिया। नहीं, आपको डैशबोर्ड पे जाके जनरेट करवाना पड़ेगा हर सिंगल प्रोडक्ट में। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो हैकाथॉन होगा ना उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर आपको हर चीज़ प्रोवाइडेड होगी पहले से। ठीक है, हाँ, एक दफ़ा तो आपको स्कीमा बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट का। स्लग जनरेट नहीं हो रहा। अच्छा, देखते हैं अमजद भाई, एक क्यूरी रिजॉल्व कीजिएगा। स्लग जनरेट नहीं हो रहा है किसी स्टूडेंट का। जहाँ पे क्रिएट करें। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यारी डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं सर अली जवाद की। इसके अंदर मैं आया हूँ इंपोर्ट डेटा के अंदर। इंपोर्ट डेटा के अंदर अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ ये वाली फेक स्टोर एपीआई। कौन सी यूज़ कर रहा हूँ? इसमें से मैं डेटा जो है इंपोर्ट करवा रहा हूँ, जो माइग्रेट करवा रहा हूँ सैनिटी के अंदर। अब अगर इसके अलावा कोई और मिल जाती है एपीआई जिससे हम डेटा माइग्रेट कर सकें तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह जो सर अमीन ने प्रोवाइड करी होगी वो रख देंगे और फिर वही कमांड रन करेंगे टीएससी और नोड वाली।
सर हो सकता है आपको और बताएं और कोई दूसरी डॉक्यूमेंटेशन दें, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि हम डेटा किस तरीके से माइग्रेट कर सकते हैं। हो सकता है कोई और दूसरी कल को रिपोजिटरी बन जाए। और जी आप कह रहे थे ना स्ट्रैप यूज़ कर लें, अच्छा कोई दूसरा नहीं, तो उसके लिए कोई और दूसरा तरीका हो सकता है डेटा माइग्रेशन का, लेकिन अभी हमारे पास जब सेनेटी यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इजी है माइग्रेट करना। अब आ जाते हैं स्लग पे हमारे, यहाँ पे स्लग तो मैंने 3 ये बना ली है। अब स्लग को इम्पोर्ट के फैच कैसे करें, तो हमने पिछली क्लास में ड्रॉप क्यूरी की मदद से हमने डेटा जो है फैच किया था। तो मैं आ जाता हूँ फैच, पहले हमें यहाँ यहीं पर ही इसके कमांड लाइन पे ही यूज़ कर लेते हैं स्लग को। ये मैंने क्यूरी लिखी, ये क्यूरी क्या करेगी, जितने भी आइटम होंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो तमाम आइटम्स लेकर आ जाएंगे, वो तमाम चीज़ें लेकर आ गई। लेकिन मुझे चाहिए स्पेसिफिक कुछ चीज़ें, एक चाहिए प्रोडक्ट नेम, दूसरी चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस, और तीसरी चीज़ चाहिए, क्या चाहिए मुझे, स्लग। अब मैं इसको फैच करता हूँ, क्या ये 3 चीज़ें आ जाएंगी, जी हाँ 3 चीज़ें आ चुकी है, एक आ गया नेम, एक आ गया प्राइस, और तीसरा आ गया स्लग। स्लग के अंदर भी मेरे पास 2 चीज़ें डिफाइन होके आ रही हैं, एक है करंट और एक है टाइप। लेकिन मुझे जो चाहिए वो करंट वाली चीज़ चाहिए जो है हमारा मेन स्लग। तो मुझे इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको बना लेता हूँ एक वेरिएबल का कटार अदा करेगा ये, और मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ स्लग डॉट करंट। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बना के एक स्लग के अंदर डॉट करंट कर दिया। अब क्या करेगा, ये सिर्फ मेरे पास करंट वाली जो स्लग होगा वही आएगा। ये देखें आप, सही है, यहाँ तक क्लियर है? इसका नहीं आया, नहीं समझ आया? अच्छा, यहाँ पे मेरे को 3 चीज़ें चाहिए थी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और स्लग। स्लग के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ मैं स्लग चाहिए था तो उसके लिए कुछ एक करंट आ रहा था और उसकी टाइप भी आ रही थी, तो मुझे सिर्फ करंट चाहिए था। तो मैंने करंट के लिए क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया इसी के अंदर और स्लग डॉट करंट कर दिया। अब ये स्लग डॉट करंट जो है इसके अंदर आ जाएगा। अब जब इसके अंदर आ गया है तो ये मेरे पास सिर्फ स्लग की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस अपने कोड पे आता हूँ और यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ। स्लग जो हमने लिखी थी वहाँ पे क्यूरी स्लग कोमा, अब मैंने यहाँ पर भी वही क्यूरी लिखी, सही, यहाँ तक क्लियर है? स्लग वाली क्यूरी लिख दी। अब मेरे यहाँ पर जो आ रही थी 3 चीज़ें आ रही थी, एक आ रहा था इमेज, एक आ रहा था प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। अब मैं देखता हूँ वहाँ पर क्या मेरे पास यही चीज़ें डिफाइन होकर आ रही हैं, जी हाँ मेरे पास तीनों चीज़ें आ रही हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर, इस कार्ड के ऊपर होवर करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, लिंक आ जाए, और जब उस लिंक पे क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या हो, वो डायनेमिक राउट डिटेल पेज वाला वो ओपन हो जाए डायरेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पर इसको जो है डिफ को कर देता हूँ लिंक, और मेरे को नेक्स्ट.js वाली लिंक चाहिए, मैं लिंक लिख दिया और वहाँ के ऊपर इंपोर्ट करा लेता हूँ नेक्स्ट.js जो कि पहले से इंपोर्ट है, ठीक है। पहले से मैंने इंपोर्ट करी हुई थी नेक्स्ट लिंक। अब ये क्यों एरर दे रहा है, ये दे रहा है href का। मैं यहाँ पे इसका पाथ भी डिफाइन कर देता हूँ href में, जो पाथ होगा इसका वो रख देता हूँ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स, अभी हम इसका पाथ भी बनाएंगे, प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर डायनेमिक कर देंगे, वैल्यू को क्या रखेंगे, जो हमारे आइटम के अंदर स्लग आ रहा है वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, आइटम डॉट स्लग। अब हम यहाँ पर आते हैं वापस से, तो आप देखें, अब मैं जब इसके ऊपर पहले क्या आ रहा था, कर्सर मेरा ये वाला आ रहा था, एरो वाला। अब जो है जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो अब जो है क्लिक वाला आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लिक ये दे रही है। और यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नहीं आ सकता। अच्छा, यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिखाता है कि पाथ दिखाता है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो स्पेसिफिक पाथ पे आएगा। अगर इस पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है और ये तीसरे पे भी आ रहा है। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पेज 404 आ रहा है, जो कि मैंने अभी पेज नहीं बनाया है, अभी मुझे डायनेमिक का पाथ बनाना है अभी। अब मैं आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऐप के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर में बनाऊंगा प्रोडक्ट के नेम से, किस नेम से बना रहा हूँ मैं, जो कि यहाँ पे भी मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जो कि मेरा होगा डायनेमिक। डायनेमिक फोल्डर किस तरीके से बनता है, वो बनता है स्क्वायर ब्रैकेट, मैं नाम रख देता हूँ इसका स्लग, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं वैसे, लेकिन मैं जो है स्लग रखना चाह रहा हूँ, मैंने रख दिया स्लग। और स्लग के अंदर एक फाइल बनाऊंगा page.tsx के नाम से, page.tsx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि डायनेमिक है तो ये मेरे पास आ रहा है पेज लिखा हुआ, ठीक है। ये पेज लिखा हुआ आ गया, क्योंकि मेरे पास पहले मैंने डिफाइन ही किया हुआ था, ये प्रोडक्ट के अंदर ही आया, ये देखें प्रोडक्ट के अंदर है, और मैंने इसका पाथ जो है डायनेमिक कर दिया था। अब अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिखूँ ABC, तो क्या मेरे पास आएगा, जी हाँ मेरे पास आएगा। अब जो भी आप यहाँ पर आगे डिफाइन करेंगे तो वो तमाम पाथ्स जो हैं वो आपके पास शो होंगे। अब लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट हो, जिस नाम से आए, उसी प्रोडक्ट का डेटा जो है मेरे पास यहाँ पर क्या हो, शो हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पैरेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, पैरेंट्स। अब ये कुछ टाइप एरर दे रहा है तो मैं इसको रिजॉल्व भी कर देता हाथों हाथ, ताकि आपको पता लग जाए, कल को आप यूज़ करें इंटरफेस को आपको आता होगा। टाइप रख लेते हैं इसकी प्रॉप्स। अगर आपका इस दरमियान में कुछ सवाल है तो वो पूछ सकता है। मैंने क्या किया, मैंने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस के अंदर एक पैराम लिखा, क्योंकि ये पैराम ये रखेगा अपना नाम। और मैंने क्या रखा, इसका रख दिया इसके अंदर स्लग, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका नाम भी स्लग रखा था इस वजह से। अब मैं इसको यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ प्रॉप्स। अब इसकी टाइप नहीं आ रही है, इसको छोड़ देना, फिलहाल नहीं आ रही है, बल्कि हम इसकी इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने इसको यूज़ नहीं किया, इस वजह से आ रहा है। ये टाइप का एरर नहीं आ रहा है, अब किस वजह से आ रहा है, यूज़ नहीं किया इस वजह से आ रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यूज़ भी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो एरर भी गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। उसने क्या किया, पेज के आगे ABC पाथ उसने ले लिया है। क्या ले लिया, ये वाला पाथ जो मैंने डायनेमिक रखा था, ABC ले लिया। अगर मैं इसकी जगह कुछ और रखना चाह रहा हूँ तो वो आ गया मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब ये आ गया है पैराम्स के अंदर स्लग, जो भी मैं वहाँ पे उसके आगे स्लग दे रहा हूँ वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो पैराम मेरे पास आ रहा है और मैं जो क्यूरी लूँ किससे, सैनिटी से, वो आपस में अगर मैच करती हो तो वही डेटा मेरे पास इस डिटेल पेज में आए। समझ गए? वापस से बता दो। अब मैं चाह रहा हूँ जो इस पैराम्स के अंदर आ रहा है, किसके अंदर, पैराम्स डॉट स्लग के अंदर, ये जो आ रहा है और जो मैं क्यूरी ले रहा हूँ सैनिटी से, अगर ये दोनों मैच कर रही हो आपस में तो क्या आ जाए, सिर्फ वही प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हम पहले यहाँ पर एक क्यूरी लिख भी लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा था 3 चीज़ें, अब मैं इसी क्यूरी को एक्सटेंड करता हूँ। एंड का ऑपरेटर पढ़ा था आपने। एंड क्या करता है, इस तरफ की वैल्यू और इस तरफ की वैल्यू अगर ट्रू हो दोनों तब ये क्यूरी चलेगी, अगर ना होगी, अगर कोई भी दोनों में से एक फॉल्स होगी तो वो क्यूरी नहीं चलेगी मेरे पास। मैं लिखता हूँ क्यूरी स्लग डॉट करंट। अब ये क्या करेगा, ये करेगा कि जो भी इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। क्या होगी, जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। और मैं इसके अंदर एक नाम भी रख देता हूँ। मैं एक प्रोडक्ट देखता हूँ कौन सा रखूँ, मैं फ्लैक्स होगी ले लूँ। मैं यहाँ पे रख देता हूँ फ्लैक्स। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ये वाली आइटम है, सही है। इस आइटम के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं वो है, तो मैं ये वाली चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या करूँगा, फ्लैक्स, इसका नाम रख दूँगा और इस क्यूरी को रन करते हैं। तो क्या हुआ, सिर्फ वो स्पेसिफिक जो क्यूरी में चाह रहा था आइटम आए, सिर्फ वही आइटम आया, उसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं आई। जो 3 आ रही थी ना, उस 2 को उसने माइनस कर दिया और सिर्फ ये 1 आ गई है आइटम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, यहाँ तक किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं किसी का सवाल? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको याद होगा हम पिछली क्लास में किस तरीके से क्यूरी यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे थे। मैं लिख रहा था क्लाइंट के अंदर फैच के बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के वो ब्रैकेट लगाने के बाद वो क्यूरी जो है पेस्ट कर रहे थे। और मैं बना रहा था यहाँ पे एक वेरिएबल, और क्योंकि ये थोड़ी देर से आएगा इस वजह से इसको वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो आ गया। अब डेटा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो है ये फ्रंट से उठा रहा है। एक तो ये यहाँ से आ रहा है सैनिटी का, जो सैनिटी वाली क्यूरी, और इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है डायनेमिक रहे। जो हम पैराम्स वाला लिख रहे थे, वो पैराम्स वाली क्यूरी जो है वो यहाँ पर है, और इसको कर देंगे हम डायनेमिक। क्या कर देंगे हम डायनेमिक के लिए? क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक क्यूरी, इन्वर्टेड कॉमास लिख दिए, $, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे पैराम्स डॉट स्लग। क्या लिख दिया, पैराम्स डॉट। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि पहले मेरे पास कंसोल में डेटा आ जाए। यहाँ तक समझ गए क्या किया मैंने? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से एंड से ये किया है कि हम पढ़ रहे थे एक टाइप स्क्रिप्ट में एंड ऑपरेटर। वो क्या करता है, वो देखेगा कि ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्यूरी अगर दोनों ट्रू हैं तब ये वाली क्यूरी रन होगी, अदरवाइज वो रन नहीं होगी।
मैं चला के भी बता देता हूँ। ये मैंने ई हटा दिया इसका, ठीक है। अब ये तो ट्रू है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रही है, ये स्लग डॉट करंट और फ्लेक्स बॉडी, अब ये दोनों मैच नहीं कर रही मेरे पास। अब इसको रन करके चेक करते हैं हम, तो मेरे पास 0 आइटम आ रहा है, किस नाम से, जो फ्लेक्स बॉडी। इस ये कह रहा है कि इस नाम की कोई भी आइटम आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ वापस में बॉडी, और अब फैच करता हूँ तो वो मेरे पास आ गई है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी किया पूरी क्यूरी को, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा के नाम से, जो कि क्या कर रहा है, अवेट कर रहा है, और क्लाइंट डॉट फैच का एक मेथड चलाया जो कि ये क्यूरी फैच करके मेरे पास लेकर आएगा, और इस वेरिएबल के अंदर वो रख देगा। अब मैं ये क्यूरी मैंने डायनेमिक कर दी, क्योंकि मेरे पास डायनेमिक होगी, मैं डायनेमिकली चाह रहा हूँ कि मेरे पास डायनेमिक डेटा है फ्रंट एंड पे। अब मैं ये चला दी क्यूरी, और मैंने एक चला दिया कंसोल, कंसोल के अंदर रख दिया ये डेटा। अब हम देखते हैं ये क्यूरी चलाने के बाद स्वीट पेंट के नाम से मैं आएगा फिर अपने पेज पे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे पास ये है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, और इसकी प्राइस क्या है 450। मैं इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर भी ब्राउन कोड आ रहा है, और मैंने वहाँ पर जो कंसोल चलाया था यहाँ पर ये वाला, मैं अब चेक करता हूँ अपने कंसोल पे क्या ये आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए ये आ रहा है मेरे पास, सिर्फ वही डेटा आ रहा है जो मैंने क्यूरी की थी। अब मैं चाह रहा हूँ इसको फ्रंट एंड पे भी शो करना, मेरा कंसोल लॉग तो सही चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा डिलीट करता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा वो डेटा आपने देखा था किस फॉर्म में आ रहा था, कार्ड्स के शॉप, किस फॉर्म में आ रहा था, प्रोजेक्ट कार्ड्स। जैसल फॉर्म में भी आ रहा था, और एक और भी चीज़ आ रही थी, ये देखें ये एरे में आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसने क्यों किया, क्योंकि वो जो लूप चला रहा था फ्रंट वहाँ पर क्यूरी में, तो वो क्यूरी में चला रहा था, पहले चला, उसने देखा फ्लेक्स बॉडी है या नहीं है, उसने हटा दिया। दूसरे नंबर पे आया है या नहीं है, उसने हटा दिया। अब तीसरे में जब आएगा उसको बोला कि फ्लेक्स बॉडी है ये करंट से, तो उसने बोला हाँ है, तो उसने उसी फॉर्म में हमारे पास डेटा लेकर आया। ये किस में आ रहा है, एरे फॉर्म में, किस में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा डॉट प्रोडक्ट नेम। अब क्या मेरे पास फ्रंट एंड पे डेटा ये शो होगा, कितने कहते होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, बीच में या बीच वाले नहीं बताइएगा, होगा या नहीं होगा, कौन कह रहे हैं नहीं होगा, जरा बताएं क्या होगा या नहीं होगा, तो हम देखेंगे। नहीं हो रहा मेरे पास शो, कोई बताएगा क्यों नहीं हो रहा। सर ग्रो क्यूरी में page.tsx में मैंने यहाँ पे यूज ही नहीं किया, एरे यूज करें। अच्छा हम ये हमने देखा था इसमें एरे फॉर्म में डेटा आ रहा था, और डेटा सिर्फ एक आ रहा था मेरे पास, एक आ रही थी आइटम की, जो भी अगर ट्रू होगा तो वो आ रहा था। तो हम क्या करते हैं, वो एक ही आ रही थी फॉर्म में, तो हम इसको दे देंगे 0 इंडेक्स। क्या दे देंगे इसको, 0 इंडेक्स देंगे, तो अब मेरे पास वो डेटा शो हो जाएगा, हो गया मेरे पास डेटा शो।
और ये मेरे पास डायनेमिकली शो हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्राउन कोड था, अब मैं देखता हूँ कि ब्राउन कोड के अलावा क्या दूसरी पे भी आ रहा है, फ्लैक्स स्वीट पैंट्स पे आ जाते हैं। अब ये देखिए फ्लैक्स स्वीट पैंट्स भी आ रहे मेरे पास, सही आ रहा है। अब ये डायनेमिकली शो हो रहा है मेरे पास, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, सवाल ये है कि अभी ज़ीरो इंडेक्स क्यों रख रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट ये किया, मैंने एक इस पर क्लिक किया, मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक किया फ्लैक्स स्वेट पैंट के ऊपर, ठीक है। तो डेटाबेस से मेरे पास क्या आएगा, ये सैनिटी से मेरे पास क्यूरी होके क्या आएगा, कोई एक ही प्रोडक्ट आएगी जो उस की को मैच करेगा, उस स्लग को, ठीक है। जीरो इंडेक्स वहाँ पे आप क्यूरी करवा रहे हैं ना, आप तो उसमें से सर्च करवा रहे हैं, तो सर्च करवाने में तो आप सिर्फ सर्च करवाएंगे। नहीं, करंट के बाद अगर आप वो करेंगे ना तो वो आपको स्लग का जो पहला लेटर है ना वो आपको रिटर्न करेगा, करके देखिएगा स्लग डॉट करंट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आगे आप जीरो लगा दें तो क्या करेगा कि स्वेट पैंट है तो स्वेट का एस आपको रिटर्न करवा देगा वो। आ रही बात समझ में? स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली एरे होता है ना। स्ट्रिंग तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग एग्जिस्ट थोड़ी करता है, एरे एग्जिस्ट करता है कंप्यूटर लोकेशन में, ठीक है। तो होता है ये इसमें कि हमने क्या किया, प्रोडक्ट क्योंकि एक ही आएगा, एक ही प्रोडक्ट का ही पेज है, वो सिंगल प्रोडक्ट डिटेल पेज है, ठीक है। तो वो हम जीरो इंडेक्स रख के कर सकते हैं, मैं फंक्शन भी चला सकते हैं किसी का। तो हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं आ रही ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे थे ये जीरो इंडेक्स क्यों आ रहा है। अच्छा, ये अगर ऊपर देंगे ना ये वाला जीरो इंडेक्स तो वो फेच क्यूरी चला रहे हैं, वो एक ही इंडेक्स देखा होगा ऊपर वाला, अगर वो मैच कर रहा है तो वो दे देगा, वो दूसरे पे क्यूरी पे जाएगा ही नहीं, दूसरे वाले एरे पे ना, वो तीसरे वाले पे जाएगा, वो पहले पे ही रुक जाएगा। हम चाह रहे हैं कि वो तीनों पे चेक करें, अगर तीनों में से दूसरे नंबर वाला या तीसरे नंबर वाला मैच करता है तो वो हमारे पास लेकर आ जाए। वो क्यूरी ये कर रही थी काम। अब ये वाली जो क्यूरी क्या काम कर रही है, अब डेटा मेरे पास आ गया है, अब कल को अभी तो मैं सिर्फ एक स्लग की बेस पे इंपोर्ट करवा रहा हूँ, कल को क्या हो कि आपके पास कोई ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा आपके पास यूज़ में है, बेस्ट सेलिंग भी आएगी ना कैटेगरीज, तो आप स्पेसिफिक आप उसका टैग देंगे और टैग की बेसिस पे आप उसको इंपोर्ट करा लेंगे, समझ लें, टैग की बेसिस पे आप इंपोर्ट करा लेंगे। अब कोई एक प्रोडक्ट नहीं होगी, 3 या 4 या 5 हो सकती है बेस्ट सेलिंग। अब क्या करेंगे, आप जब इंपोर्ट कराएंगे तो वो एरे फॉर्म में आ जाएगी। अब एरे फॉर्म में आप इसको क्या करेंगे, जीरो करके वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स उसके अंदर बेस्ट सेलिंग के अंदर रखी है। बस आप यहाँ पे ये लिखेंगे, बस ये कुछ भी नहीं लिखे इंडेक्स, बात ये लिखेंगे तो वो जितनी भी बेस्ट सेलिंग्स होंगी वो तमाम आ जाएगी। तो समझ गए, ये चला गया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक प्रोडक्ट आ रही थी, क्योंकि जो URL था मेरा स्लग था, दोनों मैच कर रहे थे, कोई एक ही स्लग मैच करेगा, तीनों दो नहीं करेंगे, तो उसने एक स्लग को मैच किया और वही स्लग मेरे पास यहाँ पर लेकर आ गया। जब एक स्लग लेकर आया तो वो जाहिर सी बात है जीरो इंडेक्स पे ही होगा, ना कि 1 या 2 पे होगा। तो अब मेरे पास पता है जीरो इंडेक्स पे होगा, तो वो जीरो इंडेक्स ही मैंने यहाँ पे लिखा और वो लेकर आ गया। जी आपको समझ में? हमने जो है एक फील्ड बनाई थी, फील्ड के अंदर हमने रखा था सोर्स। सोर्स क्या कर रहा था, प्रोडक्ट नेम की बेसिस पे वो स्लग जनरेट कर रहा था। किसकी बेसिस पे? प्रोडक्ट नेम की बेसिस पे वो स्लग जनरेट कर रहा था।
अच्छा जी, सवाल ये है कि भाई मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, स्लग जो प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ था, ठीक है, वो वहाँ पे उस पेज पे कैसे पहुँचा स्लग? ठीक है, तो स्लग इस तरह से पहुँचा कि भी मैंने जो राउट बनाया था प्रोडक्ट्स का, उसके अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का एक फोल्डर बनाया था स्लग के नाम से, स्क्वायर ब्रैकेट स्लग। तो जब मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करके मैंने वहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट की ना, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट स्लग जो था ना, उसने मेरा स्लग को कैप्चर किया और उस स्लग को मेरे पेज पे ले आया, ठीक है, और वहाँ पे उसको रेंडर करवा दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया है, एक बना लिया स्लग किसकी बेसिस पे, अपने प्रोडक्ट नेम की बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं और देखते हैं, अब ये जनरेट ये कर लिया क्लिक, उसने क्या किया, प्रोडक्ट के अंदर फोल्डर के अंदर गया और उसके अंदर डायनेमिक जो मैंने रखा था फोल्डर का नाम, अब वो डायनेमिक यहाँ पर आ गया जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा। अब इसी बेसिस पे मैं अपना यहाँ पर इमेज भी रख सकता हूँ, यहाँ पे इमेज रखूँगा और यहाँ पे मैं एक प्राइस रख लेता हूँ, उससे पहले प्राइस और डेटा। अब ये देखें, अब वो प्राइस भी, उस प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें आ गई प्रोडक्ट की प्राइस। अगर यहाँ पर देखें एक दफ़ा तो क्या ये भी डायनामिकली उठकर आ रहा था, ये देखें ये भी डायनामिक है, इसका स्लैब भी यहाँ पे गेट पा रहे हैं, गेट कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये डायनामिकली स्लग तो हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम अपनी क्यूरी यूज़ कर सकते हैं, इमेज को इंपोर्ट करा सकते हैं। इंपोर्ट आपने वहाँ पे भी कराई थी जो हमारा लैंडिंग पेज था ये वाला। इसी तरीके से आप यहाँ पे इंपोर्ट को भी करवा लें और प्रोडक्ट का नाम भी आप डायनामिकली रख लें और प्राइस भी। और चाह रहे हैं कि आप, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दूँ, यहाँ पे ये देखें कि इमेज की मुख्तलिफ एंगल्स आ रहे हैं, तो ये हम वहाँ पर तो सिर्फ एक इमेज रख लेते हैं, इसके अंदर इमेज किस तरीके से और रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इमेज का यहाँ पर बन रहा है एरे। क्या बन रहा है, यहाँ पे इमेज का एरे बन रहा है। अब एरे किस तरीके से बना है, हमने फील्ड्स बनाते वक्त हमने सिर्फ ये देखा था। अब ये देखें प्रोडक्ट की इमेज में है, टाइप दे रहा था इमेज, और इसको जो है मैं याली क्यूरी से इसको फैच कर रहा था और ये यूआई में इसका नाम शो कर रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास कल को इमेज की एंगल जो है वैराइटीज़ तब्दील हो रही है और भी काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सैनिटी पे, सैनिटी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स पढ़ना आप सीखें और क्यूरी करना सीखें, किस तरीके से आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं और किस तरीके से आप ब्राउज़र से भी हेल्प ले सकते हैं ब्लॉग के हिसाब से। अगर क्यूरी और अगर कोई और क्यूरी है तो आप चैट जीपीटी से मालूम कर लें। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ इमेज एरे। यहाँ पे आगे इमेज एरे और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दे रहा है ये वाली चीज़ फील्ड के अंदर इमेज के अंदर वहाँ पे क्या थी टाइप, उसकी थी इमेज। यहाँ पर क्या आ गई इसकी टाइप, एरे। अब एरे तो पता है आपको किस तरीके से इस्तेमाल होता है। एक आ गया 0 इंडेक्स पे एक इमेज, फिर दूसरे इंडेक्स पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस तरीके से ये आप कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट करेंगे और आप मुख्तलिफ जो उसकी वैराइटीज़ है, एंगल्स है, वो आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो उसके बाद क्यूरी किस तरीके से करनी है, क्यूरी यहाँ पर नहीं दी गई, क्यूरी अभी आप सर्च कर लें, फैच इमेज एरे
इन सैनिटी। अच्छा, ये क्यूरी आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से ब्राउजर से कर रहा हूँ, ये भी आपको करना आनी चाहिए। कल को अगर कोई और चीज़ आ जाए, कोई वैलिडेशन वाली टाइप वैलिडेशन आ जाए, कोई आपका जो है क्लाइंट आया है उसने प्रोडक्ट का नेम दिए बगैर चला गया, तो क्या करना है, वो आगे बढ़े ही नहीं प्रोसेस। क्या करें, वहीं पर ही स्टॉप कर दें और उसको बोले कि ये वैलिड है, अगर ये नहीं दोगे तो आगे आप प्रोसेस नहीं कर सकते। तो आप वैलिडेशन को भी लगाना ज़रूरी होती है कभी कभी। अब यहाँ पे फैच क्यूरी आ गई और ये देख सकते हैं फैच क्यूरी यहाँ पर नीचे लिखी गई है। इसकी बेसिस पे आप अपनी जो है इमेज को इंपोर्ट करा सकते हैं। ये रही, ये वाली क्यूरी, ये देखिए क्यूरी। अब ये क्या है, प्रोडक्ट का जो भी आपका डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो यहाँ पर रख दें, जो आपकी फील्ड का नाम है वो यहाँ पर रख दें, ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, वो एरे फॉर्म में आएगी और एरे में ही ये फैच होकर आएंगी और बाकी फिर आप वहाँ पे इंपोर्ट करा लें। अभी हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी 2 मिनट का ब्रेक है क्योंकि आप लग रहा है एग्जॉस्ट, और फिर हम क्लास को रिवाइज करके ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास कितना टाइम है क्लास में, मेरे ख्याल से आधा घंटा है शायद, बस ठीक है, 20 मिनट है, हो जाएगा, वाइंड अप भी हो जाएगा और ये टॉपिक भी हो जाएगा। आगे 1-2 टॉपिक्स और है छोटे छोटे से, वो आपको बताएंगे, रिवाइज करेंगे और फिर कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आज की क्लास किस किस को पूरी समझ आ गई है? पूरी समझ आ गई है? कम लग रहे हैं या थोड़ी बहुत आ गई है, आप घर पे जाके जो प्रैक्टिस करेंगे तो और आ गई। ठीक है, अच्छा अब एक दफ़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद एक नया टॉपिक देखेंगे। सर शॉपिंग कार्ट और ट्रैकिंग वगैरह का बता दें, क्योंकि कार्ड्स को तो हमने गेट करना देख लिया, ट्रैकिंग करना और कार्ड किस तरह हम शुरू करेंगे, अगर टाइम है तो बता दें सर, क्योंकि कन्फ्यूजन है यहाँ। अच्छा जी, जो ऐड टू कार्ट वाला तो आसान सा है, वो तो लोगो स्टोरेज वगैरह से आप उसको कर लेंगे, ठीक है। बाकी ट्रैकिंग का और उसके बाद जो है शिपमेंट है, चेकआउट है, ठीक है, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। आगे टॉपिक है हमारे पास राउट वेंडर्स का, ठीक है, हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद आपका जो है ना ये हैकाथॉन वाला सारा कुछ पूरा हो जाएगा और हैकाथॉन भी आप बना सकते हैं। वो देख लेंगे ना, वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं है, वो हम आपको करवा देंगे, कवर हमने करवाना है ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अब्दुल्ला भाई आप बताएंगे मल्टीपल इमेजेस किस तरह? अच्छा, मल्टीपल इमेजेस हमने देख लिया किस तरीके से क्यों नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मॉक एपीआई से हमने क्लास को स्टार्ट किया था। मॉक एपीआई देखिए हमने क्या होती है, और हमने एक डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ किया था डेटा माइग्रेट करने के लिए। वो हमने इस वजह से इस्तेमाल किया, जब हमारी कुछ अभी तो 20 था हमारे पास आइटम्स, कल को अगर 50 या 100 हो जाते हैं तो क्या मैं 100 डेटा इसमें इंसर्ट करूँ सैनिटी में बैठ के, तो मेरे पास 3 या 4 घंटे तो इसी में इंसर्ट में लग जाएंगे। तो क्या करूँगा उसके लिए, मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन, एक मैंने गिटहब की रिपोजिटरी क्लोन करी और उसमें कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अपने ऐड किए, जो कि मैंने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था सैनिटी का, उसी के इन्वायरमेंट वेरिएबल वहाँ पर रखे थे। वहाँ पर रखने के बाद मैंने 2-3 कमांड चलाई माइग्रेशन के लिए। डेटा माइग्रेशन के लिए मैंने कितनी कमांड चलाई? 3 कमांड चलाई थी। पहली npm i क्या करेगी, जितने भी उसके अंदर पैकेजेस होंगे वो इंस्टॉल करके ले आएगी, npm i थी। दूसरी है TSC क्या करेगी, जितने भी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होंगी वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल कर लेगी। तीसरी कमांड रन करेगी नोड import data.js, import data.js
वो कमांड क्या करेगी, वो एक एक करके लूप में चलेगी और वो डेटा डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट के अंदर रखती जाएगी। अब आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। फिर मैं आ गया, एक बॉयलर प्लेट बनाई थी Next.js की, उसके अंदर सैनिटी का प्रोजेक्ट मैंने इंस्टॉल किया। प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्या किया, अपने एक स्कीमा बनाया प्रोडक्ट के नेम से, और स्कीमा के अंदर देखा क्या वो डेटा मेरे पास आया है या नहीं। तो मैंने जब ओपन किया स्कीमा तो मेरा डेटा जो है आ चुका था, दिखाया था मैंने, दिखाया था, तो वहाँ तक तो आ गया था मेरा डेटा। अब आप क्या करेंगे, अपने फ्रंट एंड को पे क्यूरी चलाएंगे, वही ग्रॉक क्यूरी जिस तरीके से अभी इंपोर्ट कराया था, और वही क्यूरी रन करके अगर आपकी 20 है या 50 है तो वो आप इंपोर्ट करा सकते हैं इजीली। उसके बाद हमने देखा डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी 3 या 4 पेजेस होते हैं तो मैं 4 पेजेस बना के अलग अलग राउट कर सकता हूँ। लेकिन कल को मेरे पास कोई डिटेल पेज ओपन करना और मेरे पास प्रोडक्ट है 50, तो क्या मैं 50 फोल्डर्स बनाऊं तो उसके अंदर पेजेस बनाऊं अलग अलग? नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा 50 के लिए। तो मैं क्या टेक्निक यूज़ करूंगा, डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है, मैं एक फोल्डर बना दूं डायनेमिक और उसके अंदर फाइल बना लेता हूं page.tsx के नाम से, और मैं उसमें एक पैराम दे देता हूं। पेज के अंदर मैंने बनाई थी ये पेज 1 के अंदर बनाया मैंने फोल्डर पेज प्रोडक्ट के नाम से। प्रोडक्ट के अंदर मैंने रखा स्लग, और डायनेमिक रखने के लिए इसका जो नाम है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में देते हैं। और इसके अंदर जो है, अच्छा मैंने ये पेज की फाइल प्रोडक्ट के अंदर नहीं बनाई है, ये बनाई है मैंने स्लग के अंदर, ठीक है। किसके अंदर बनाई है, स्लग के अंदर बनाई है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको पाथ जो आ रहा था URL के आगे, वो मुझे पाथ चार्म्स और इसकी टाइप दे दी प्रॉप्स, जो कि ये वाली टाइप है इसकी। और मैंने क्यूरी भी एक रन करी थी। अब क्यूरी में मैंने डिटेल से समझाई थी, मैं फिर से बता देता हूँ। क्यूरी क्या कर रही है कि एंड ऑपरेटर लगाया, अगर ये वाला साइड यानी जो मेरा लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड साइड अगर दोनों मैच करें तो वही प्रोडक्ट आए मेरे पास, और जो अगर ये नहीं मैच करी उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट नहीं आए, ठीक है। जो भी मेरा स्लग मैच कर रहा है वो आए, इसके अलावा नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ये क्या किया, ये जो स्लग है ये मैं सैनिटी से उठा रहा हूँ, और दूसरे वाला है मेरे पास डायनेमिक ये वाला जो पाथ था मेरे पास, ये डायनेमिक पैराम्स के अंदर जो है मैंने स्लग लिखा। अब जो मेरे पास राउट होगा, जो मेरे पास उसके आगे जो स्लग रखना होगा वो स्लग यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, स्लग लेकर आ गया। अब ये क्यूरी जो है वो फैच करेगा, क्यूरी देखेगा हाँ ये मैच कर रहा है स्लग, जिसके साथ ही मैच करेगा वो क्यूरी आइटम जो है वो लेकर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, उसके बाद फ्रंट एंड पर भी शो कराने मुझे। फ्रंट एंड पर शो करने के लिए मैंने H1 का टैग लगाया, टैग के अंदर मैंने डेटा लिखा, क्योंकि मैंने इसका जो वेरिएबल था उसका नाम डेटा रखा था, डेटा लिखा। और जो मेरे पास ये डेटा आ रहा था वो एरे फॉर्म में आ रहा था। एरे फॉर्म में क्यों आ रहा था ये भी मैंने बताया था। अब मैंने इसमें जो इंडेक्स दिया 0 दिया। हमेशा ये अगर वाली क्यूरी चलाएंगे तो हमेशा आप इंडेक्स जो है वो क्या देंगे, 0 देंगे। और मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक चीज़ आए, क्या है वो, प्रोडक्ट नेम। तो वो प्रोडक्ट नेम मेरे पास फ्रंट एंड पे मेरे पास शो कर देगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये इस पर क्लिक करूँ, ये फ्रंट एंड पे शो हो गया इसका नाम। इमेजेस भी हम डायनेमिक कर देते हैं, काम करते हैं।
इमेजेस के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे आते हैं। मैंने यहाँ पे क्यूरी पहले भी रन कर चुका हूँ ये वाली, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर आके इसको करता हूँ पेस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इमेज का टैग भी लिख लेता हूँ, इमेज। और मुझे इमेज चाहिए किसकी, नेक्स्ट स्लैश इमेज की, नेक्स्ट की इमेज चाहिए मुझे। और मुझे यहाँ पे एक सोर्स डायरेक्टरी दूंगा, किस नाम से आएगा, डेटा इंडेक्स 0 डॉट इमेज URL। और इसका ऑल्ट एट्रीब्यूट फिलहाल मैं इसको हार्ड कोडेड दे देता हूँ, बोल दे देता इसकी, और एक दे देगा हाइट। अब देखते हैं यहाँ फ्रंट एंड पे शो हो रहा है मेरे पास या नहीं। तो मेरे पास आ चुका है। अब मल्टीपल इमेजेस भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर फील्ड्स में आके इमेजेस देंगे और इंपोर्ट कराते वक्त अभी तो यहाँ पे हम सिंगल इमेज ले रहे हैं। अगर इमेज यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल आ गई तो अब मैं क्या करूँगा, एरे। अगर मेरे पास इमेजेस, सोचेंगे, अगर मेरे पास इमेजेस मल्टीपल आ रही है, एरे फॉर्म में आ रही है, तो एरे को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, क्या किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम मैप का इस्तेमाल करते हैं, मैप का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। मैं 0 इंडेक्स को हटा दूंगा, मैं लिखूंगा मैप। मैप के अंदर जाऊंगा, जो भी मेरा प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। अब आ रहा है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ रहा है डेटा, डेटा के अंदर इमेज URL। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद जब मैं लिखूंगा डॉट मैप। मैप के बाद जो मैप का चलाते हैं, इस तरीके से आपके पास आ जाएगी, एक्सट्रैक्ट होगी। जो भी इसकी एप्लीकेशन जब चलेगी तो एक एक चीज़ें गेटर कर लेगा। अब हम देख लेते हैं हमारा एक और टॉपिक जो कि वैलिडेशन वाला। वैलिडेशन हम किस तरीके से इस्तेमाल को सवाल एरर आ रहा था। अच्छा, ये एरर मैंने आपको बताया भी था किस वजह से आता है, आप ये गलती करनी है। सैनिटी कन्फिग में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके, सॉरी ये वाला है सैनिटी। जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो फॉलो करना लाजमी होता है, क्योंकि आप एक अलग वेबसाइट से इमेजेस को मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अब जब आपको एरर आएगा ना, एरर को एक दफ़ा पूरा रीड करें और सबसे आखिर में वो डॉक्यूमेंटेशन भी बताएगा, वो डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करें और डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें। अच्छा, ये कोड मैं वैसे तो गिटहब पे पुश कर दूंगा, आप इसको भी फॉलो अप कर लेना। इससे पहले वाला जो पिछली क्लास में हुआ था वो भी गिटहब पे पुश किया था, तो आप वहाँ से भी गेट कर लेना जो भी आपका एरर आ रहा है। कह रहा हूँ कि मल्टी इमेजेस हैं, तो मैंने ये बताया था ये वाली क्यूरी। मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, ये अच्छा आपका होमवर्क है, ये आप खुद ही कर रहे हैं, करवा दूँ।
अच्छा 10 मिनट हो गए। ये मैं काम करता हूँ, गिटहब पे जब कोड पुश करूँगा तो मैं एरे फॉर्म में पुट करूँगा, वो आप क्यूरी भी देख के समझ जाएंगे और किस तरीके से मैंने इंपोर्ट कराया है डेटा को वो भी आप देख के समझ जाएंगे। पहले आप क्लास में कोशिश करेंगे, पहले आप खुद प्रैक्टिस करें, बाद में मेरे जो है गिटहब को देखें। कोड हाँ ये वाला मैं कोड पुश करूँगा, ठीक है। हाँ यही लगेगी। आप स्कीमा भी देखिएगा उसका आराम से कि स्कीमा में मैंने क्या किया और किस तरीके से इस क्यूरी को रन किया। अच्छा जी, आपको जो है ना जो कोड पुश किया जाएगा ना उसके अंदर आपको ये जो इमेज की क्यूरी है पूरी, ये हम वहाँ पे स्कीमा में हम उसको ऐड कर देंगे। और नहीं, प्रोडक्ट वाले स्कीमा में ही जाएगा, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट की इमेज डिफाइन की है ना उसको हम रिमूव कर देंगे, उसकी जगह पे हम ये वाला वो लगा देंगे। जी जी, ऊपर वाला बस प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस वगैरह रहेगा, उसके बाद इमेज के लिए हम ये वाली क्यूरी लिखेंगे और दैट से हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।